मेरे ख्याल से ज्यादा डीप में पढ़ना आपको और बोरियत से समझौता करना होगा। बोरियत मतलब और बोर करना होगा। उससे अच्छा मैं आपको इस तरह से इसको इस चैप्टर को खत्म कर दूं आज, कि इस चैप्टर में आप इसके बाद क्या क्या पढ़ने वाले हो, किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, ताकि आपके पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए थोड़ा सा। वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो विकासी संबंध खोजना या विकासी संबंध के बारे में जो बात कर रहे हैं ये विकास एवं वर्गीकरण, विकास के एक तरह से ये संबंध के बारे में बता रहे हैं कि कैसे एक प्राणी दूसरे प्राणी में जो है वो संबंध हुआ होगा। जैसे दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना निकट होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, देखो ध्यान से। इन डायग्राम को मेंढक, छिपकली, पक्षी और मानव, इनके हाथ की हड्डी देखो। कुछ कुछ समानता दिख रही है, मुझे मालूम है ज्यादा समानता नहीं दिख रही। मेंढक और छिपकली की हड्डी में देखो, पक्षी और इंसान की हड्डी में देखो। तो ये चीज जो है वो हड्डियों में समानता है, मतलब हम ये जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हद तक ये दोनों प्रजाति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये तो 9th क्लास में पहले से ही तय हो गया था कि जो है जीवों में एक दूसरे में संबंध है, और वो संबंध के आधार पर हमने जो है वो डिफरेंट प्रकार की प्रजातियों में बांट दिया था उनको। और ये भी पता किया था, कुछ हद तक ये भी तय है कि पृथ्वी पर जीवन जो उद्भव हुआ उसके बाद जो है वो पहले जलीय जीव बने फिर उभयचर, वो भी चीज जो है वो लगभग लगभग क्लियर ही है। तो हमें जो है वो साइंस की दृष्टि से एक जीव से दूसरे जीव में जो है वो निकटता स्थापित करना पड़ती है, कैसे डेवलप हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखा होगा अधिकतर समानताएं होंगी उसमें उद्भव निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इससे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। एक भाई बहन अति निकट संबंधी है, उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वही एक ही माता पिता की संतान है। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित है, परंतु उनके अपने भाई से कम है। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान है, अर्थात दादा दादी उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, ना कि एक पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात से भली भाग प्रकार समझ सकते हैं कि स्पेसी जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। नहीं, इसको रहने दो। विकासीय संबंध खोजना, चमगादड़ की हड्डी और पक्षी की हड्डी देखो पीछे, इसमें बैकग्राउंड में भी बना हुआ है कैसे उनकी पक्षियों की हड्डी होती है नॉर्मली। पक्षियों के पंख इस प्रकार से होते हैं और चमगादड़ के पंख इस प्रकार से होते हैं, है ना। उसमें जो है वो हड्डी बनी हुई है, तो हड्डी में कुछ विशेषता या कुछ, देखो ये हड्डी देखो, बस यहाँ की हड्डी जो है वो चेंज हुई है ना, कुछ ना कुछ। तो ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो इसमें क्या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, क्या कॉमन है। उस कॉमन से हमको क्या पता चलेगा, उस कॉमन से हमें ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हद तक जो है इसका विकास जो है इससे हुआ है या इसका विकास इससे हुआ है। लिंक करती हैं दो प्रजाति। तो पूरा के पूरा जो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि संबंध कितना, दो प्रजाति के बीच संबंध कितना जटिल है। अगर जटिल है तो मतलब इससे इसका उद्गम हुआ होगा या इससे उसका उद्गम हुआ होगा, बस। ये बुक में नहीं बताते कि इसका पक्षी से उद्गम हुआ है नहीं हुआ, केवल यही बता रही होती है कि कैसे जो है उसमें समानता है ना। उसके बाद आती है जीवाश्म। जीवाश्म जो है एक तरह से जीवों के अवशेष है। जीवाश्म को अगर दो भागों में बांटोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है और आता है, बहुत बार आ चुका है और आता है, अभी भी आता है, पुरानी बुक में भी था और नई बुक में भी है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेशन बहुत इजी सी है। अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती, वरन उन स्पीसीज पर भी की जाती है जो अब जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थे भी, ये हम जीवाश्म द्वारा ही जान सकते हैं। जीवाश्म क्या है, सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है और वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अपना उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब जीवों के अवशेष जो है वो जीवाश्म कहलाते हैं। एक वीडियो देखो मोहनजोदाड़ो का, फिश इन फिश फॉसिल, फिश फॉसिल, मोहन मोहनजोदाड़ो का वीडियो था कि वो और कहीं का था। ये देखो इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं, जो फिश के अवशेष मिले ना,
केरल का है। मोंगाबे, इंडिया। ये देखो, पत्थरों में इस प्रकार से मिलते हैं। हाँ, ये वाला वीडियो था वो, जिसकी मैं बात कर रहा था। साउंड नहीं आ रहा होगा, ध्यान दो। पता नहीं आज क्यों ये लैग कर रहा है। आज तक अभी तक ऐसी परेशानी नहीं हुई। Like the 18-inch layer of the Green River Formation. We are lucky enough today to have Meadow. ये देखो, पत्थरों में इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखो, मछली दिख रही होगी हल्की सी आपको। जो फॉसिल रहते हैं ना, रियल में ऐसे दिखाई देते हैं। On the spine पत्थर and के नीचे से dorsal fins that the sun is casting. If you look right where my thumb. Oh, that's the edge to a big piranha. देखो, एक पिराना का arowana उनको मिला है technically. जीवाश्म। So somewhere under here is nation that would play देखो, nice. ये इस प्रकार से इसको लकड़ियों मतलब चट्टानों को खोद रहे हैं और उसके नीचे जीव दबे हुए मिल रहे हैं। जीवाश्म रियल में कैसे खोजे जाते हैं पढ़ तो लोगे, लेकिन यहाँ पर देख भी तो लो जीवाश्म सच में जीवाश्म में कैसे मिलते हैं, कैसे खोजते हैं वैज्ञानिक। And we'll pop up the rock around it and we'll cover that fish. Oh, we got it. उसमें पत्तियों के तौर पर निकाल लिया उन्होंने। And now we're holding it up to the light to see if we have any fish. There's one down right here. So that's somewhere. तो इतने क्लियर नहीं होते हैं वो डेंस। देखो यहाँ पर एक दिख रही है हड्डी, ये देख, फिश की हड्डी। Other than that, I don't see anything. Neither do I. इसके अलावा और There's कुछ नहीं something दिख weird रहा। up over there, but it looks like just a wrinkle. That's रियल में जीवाश्म ऐसे खोज जाते हैं। vertebrae are all in line. The head looks pretty good. The tail looks great. That'll be a good fish. Very carefully lay that one out. There's two other fish on Right here. अलग अलग वो चट्टानें That is निकाल रहे nice. हैं और उसमें से फिश की वो आकृति देख रहे हैं। तो जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है वो एनिमेशन में है, रियल में इस प्रकार से दिखाई देते हैं, बहुत अजीब से, बहुत छोटे से, बहुत बारीक से। तो हुआ क्या होगा, वो जीव जो है वो दफन मर गए होंगे जब, तो वो चट्टानों के नीचे दब गए। अब देखो आप, चट्टानों के नीचे फिश, मतलब कभी ना कभी यहाँ पर पानी रहा होगा। It's actually beneath it. It's this. है ना? तो ये दिखा क्या रहे हैं, फॉसिल डेंटिंग किस प्रकार से होती है। एक और यहाँ पर फॉसिल, इसको फॉसिल फॉसिल डेंटिंग ही बोलते हैं ना। फॉसिल डेंटिंग की तकनीक ही दिखा रहा हूँ मैं, देखो तुम लोग को। फॉसिल हंटिंग नहीं, डेटिंग, फॉसिल डेटिंग, डेंटिंग बोल रहा था, फॉसिल डेटिंग। बहुत सारे जीवों की जाती है, बहुत सारे जीवों की जाती है। कुछ रियल दिखाना चाहता हूँ मैं, एनिमेशन नहीं, एनिमेशन में दिखा सकता हूँ। देखो डायनासोर चाइना में मिला है, भगवान करे Two sets of गलत ना हो dinosaur इसके बाद। fossils from the Jurassic period have been discovered in southwest China's बेकार Yunnan क्वालिटी में province. दिखाएंगे। They are believed to date back more than चाइना उस पे वो लगा 180 के million, रखता है प्रतिबंध, किसी और को नहीं देखने देता। 80 million years ago. One set has इसमें been कैसे निकाल रहे हैं identified as ब्रशेस that से, of a बिल्कुल बारीक Lufungosaurus बारीक। magnus by the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology. फॉसिल The डेंटिंग fossil is ऐसी 5.3 meters long, with multiple इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। इसका मतलब क्या है, और देखो कितनी बड़ी हड्डी है, वो नीचे दब गया होगा और आज मिल रहा है, कितने हजारों साल पहले का होगा वो, और कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। अब भी मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि डायनासोर्स नहीं थे। ये तो अब पागलपंती होगी अगर आप बोलते हो डायनासोर नहीं थे। हड्डी देखो, जानवर दिखाई दे रहा है आपको, इतना बड़ा जानवर था। तो ये कहलाती है फॉसिल डेटिंग, है ना। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म अध्ययन, जीवों के अवशेष थे उनका अध्ययन।
वही आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर देखोगे जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। अब वो परत जो बन गई ना, आप देख रहे हो वो फारसी निकाल रहे हैं, वो कैसे परत हो गई? 10 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कोई आकर्षक जीवों की मृत्यु हो जाती है, वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत इकट्ठी होती जाती है। अधिक दाब के कारण ये चट्टान बन जाती है, प्रेशर ज्यादा पड़ने के कारण से। कुछ मिलियन वर्षों बाद क्षेत्र में आने वाले डायनासोर मर जाते हैं, उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है, यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है। तो पहले वाले आकाशीय जीवाश्म चट्टान के ऊपर बन जाती है। मतलब पहले क्या थे, आकाशीय चट्टान वो थी जीवें, उसके ऊपर चट्टान बन गई। फिर डायनासोर मरे तो वो उसके ऊपर दब गए। फिर इसके बाद कुछ और मिलियन वर्ष बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीव जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। इसके काफी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल के प्रवाह के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं, वैसे वैसे पुराने और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते जाते हैं। मतलब एक के बाद एक लेयर जमती जा रही है, और लाखों साल बाद, 10 करोड़ साल बाद, 100 मिलियंस, इतने सारे साल लग जाते हैं जीवाश्म को डेवलप होने में। तो वही चीज जो है इन्होंने दिखाई हुई है। विकास के चरण, विकास के चरण के बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ आपको कि कैसे जो है वो जीव यह प्रश्न उठता है कि जटिल अंग उदाहरण के लिए आंख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है, तो डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है? निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण है। बीज का चरण जैसे अल्प वर्धित आंख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है, यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त। वास्तव में ये जो बताना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, साथ ही एक परिवर्तन जो गुण के लिए कारण में किसी अन्य कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है, उदाहरण के लिए। हाँ, वो जो जैसे जटिल अंगों का विकास कैसे होता है, और जटिल अंग जीवों के एक डीएनए की कॉपी होने से ही कैसे डेवलप हो जाते हैं। वो एक डीएनए का नहीं है, वो जो डेवलप हुआ है वो बहुत सारे अनेक पीढ़ियों में हुआ हो। अनेक पीढ़ियों से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है, तब जाके वो जटिल अंग जो है इतना परफेक्टली जो है वो बन पाता है, केवल कुछ डीएनए के कॉपी होने के कारण से। परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं? मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों की आंख होती थी ना, उसमें हम में हमारी जो आंख होगी, अगर पूर्वजों की आंख से हमारी आंख कंपेयर करेंगे तो कुछ परिवर्तन तो दिखाई देंगे। तो बीज के परिवर्तन जो बीच में रह गए हैं, वो परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं? कौन सा परिवर्तन जो अच्छा है वही आगे बढ़ पाता है? इसके लिए संभावित स्पष्टीकरण है। एक बीज का चरण जैसे अल्पवर्धित आंख किसी समय तक उपयोगी हो सकती है, यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आंख भी एक व्यापक अनुकूलन है, यह कीटों में पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा अकशेरुक में भी आंख की संरचना इन जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। बोल रहे हैं जिस प्रकार से अलग अलग उनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर, और ऊपर से लाभ की स्थिति की बात में बोला है, वही अंग आगे बढ़ पाता है जटिलता के रूप में, वही सस्टेन कर पाता है जो जीव को लाभ प्रदान करता है। अगर उससे प्रॉफिट हो रहा होगा जीव को, तो बिल्कुल वो चीज जो है वो आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए आपको अभी देखना, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपसे आज से 20 साल पहले हमारी आंखों को टीवी या मोबाइल देखने की आदत नहीं थी। आप देखोगे पुराने जमाने में टीवी या मोबाइल नहीं होते थे नॉर्मली। तो जब ये टीवी मोबाइल कंप्यूटर आ गए, तो आप देख रहे हो, आप पहले जो नॉर्मल टीवी टीवी मोबाइल कंप्यूटर के बिना की उसके अलग उससे हट के दुनिया देखूं मैं, तो सिंपल मेरे को रोशनी दिखाई देती केवल, है ना। जब मैं मोबाइल देख रहा हूँ तो मोबाइल की ब्राइटनेस ज्यादा है, आजू बाजू की ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं की जा सकती। तो हमारी आंखों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आ रहा होगा ना। हमारे जेनेटिक्स में वो आंख में जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन अगर आंख के लिए फायदेमंद होगा तो वो आगे बढ़ेगा। हो सकता है आने वाली पीढ़ी की जो है आंखें इस तरह से स्ट्रांग हो, जो कि स्क्रीन वगैरह के लिए बनी हुई है। तो ये एक एक देख रहे हो, ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल में। और वो लाइफस्टाइल में चेंज जो है वो हो सकता है अपनी पीढ़ी को, ये वाली बहुत लंबे, क्योंकि लाखों साल वाली बात है इसलिए एक ही पीढ़ी में ले रहा हूँ, अपनी पीढ़ी के लिए जो है वो चीज नुकसानदेह हो सकती है, परेशानी वाली हो सकती है। लेकिन वो परेशानी आगे चलकर जो है वो हो सकता है लाभ का लक्षण बन जाए, और हमारी आंखें आने वाली पीढ़ी की उस हिसाब से डेवलप हो जिस प्रकार से जरूरत है। साथ ही एक परिवर्तन जो गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य वर्ग के लिए उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोहण के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए उपयोग हो। मतलब हम बोला जाता है, बुक बोल रही है कि जो पंख थे वो ठंड से बचाने के लिए डेवलप हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पंखों का यूज जो है पक्षियों ने उड़ने के लिए कर लिया। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है। तो कुछ के पंख थे, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। अभी भी मुर्गी देखोगे आप, मुर्गी या मुर्गा जो है वो लंबी नहीं उड़ान उड़ सकते, पंख हैं उनके लेकिन फिर भी नहीं उड़ सकते।
तो वो एबिलिटी जो है उन्होंने खुद से प्रैक्टिस से डेवलप करी। यहाँ इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक कोई पूछ रहा है कुछ? भैया सरीसृप क्या होता है? सरीसृप जो है वो प्रजाति, मतलब एक तरह से बांट, जैसे 9th क्लास में अपन ने अलग-अलग जीवों की प्रजाति बाँटी थी ना, वैसे ही सरीसृप ऐसी प्रजाति है जो रेंगते हैं। जो रेंगते हैं, जिनके हाथ जैसे मेरे को श्रप से सीधी तरह से याद आता है, जैसे कि साँप, सरीसृप, है ना? जो रेंगने का काम करते हैं, उनको सरीसृप के अंतर्गत लेते हैं। तो केवल साँप नहीं आता, साँप ही केवल नहीं होते उसमें शामिल, भैया केंचुआ। छिपकली, केंचुआ, ये सब जो है वो बिल्कुल डायनासोर सरीसृप थे। अतः वही बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे यदि डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम ये निकाल सकते हैं पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। पक्षी वर्ग अलग हो गया है अब, लेकिन आप लिंक देखो, लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर जो है वो सरीसृप के अंतर्गत आते थे। जैसे छिपकली है ना, छिपकली, छिपकली भी सरीसृप के अंतर्गत आएगी। एक एक तरह की 9th क्लास में हमने ये देखा था, मैं बार-बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देख चुके हैं वो चीज़। प्राणियों को हमने जो है वो अलग-अलग वर्गीकृत कर दिया था ताकि उनकी स्टडी कर सकें हम, आसान हो जाए उनकी स्टडी। नहीं तो लाखों प्रजातियाँ कैसे करेंगे? तो उनकी कुछ की विशेषता जो है वो एक जैसी थी जिनकी, उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया था। तो सरीसृप के अंतर्गत जो है वो जीव रखे गए थे जो रेंगते हैं, है ना? उनको जो है और सरीसृप के अंतर्गत रखा गया था। तो बोल रहे हैं कि डायनासोर सरीसृप, ये अजीब-सी बात लग रही है मेरे को, लेकिन डायनासोर सरीसृप कैसे हो सकते हैं यार? लेकिन बुक बोल रही है तो फिर बायोकेयर फीड ना होने के कारण से ऐसा होगा। रेप्टाइल्स बोलते हैं प्राणी जगत का ऐसा समूह जो पृथ्वी पर सड़क कर चलते हैं, मतलब रेंगते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ आदि आते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन विकिपीडिया ने भी वही बोली हुई है। लेकिन डायनासोर्स, हाँ वैसे ये बात भी सही है, मगरमच्छ भी तो देखो आप, मगरमच्छ के भी तो हाथ होते हैं। डायनासोर एक तरह से मगरमच्छ जैसी बॉडी वाले तो थे, बस उनकी हाइट ज्यादा रहती थी। तो डायनासोर सरीसृप थे, अजीब बात है, लेकिन हाँ है। हाँ भैया, और वैसे भी डायनासोर्स की तो बहुत सारी प्रजाति थी, हाँ बहुत सारी बड़ी प्रजाति थी, छोटी और बिल्कुल। सब प्रकार की। हाँ बिल्कुल अलग अलग, लेकिन अजीब सा फील हो रहा है कि भाई वो बहुत बड़ा जीव था, उसका सरीसृप में रखा हुआ है। चलो खैर, रखा हुआ है तो रखा हुआ है, तुम अपन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचना एक समान परिवेश से विकसित हो सकती हैं। यह सत्य है कि जीवाश्म अंगों की संरचना का विवेचन हमें अनुमान लगाने में सहायक होता है कि विकास के संबंध कितने पीछे जा सकते हैं। इसका प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं। जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इसके विभिन्न सब्जियां विकसित करी, परंतु ये प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई, अथवा बंध पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई होगी? केल क्या होता है देख लो, केल पत्ता गोभी की प्रजाति है। तो ये इसमें गोभी तो कहीं है नहीं, पत्ते ही पत्ते हैं। तो ये केल है, ये आंटी के हाथ में कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो गोभी की प्रजाति है केल। ऑनलाइन क्लास का फायदा उठा, तो उन्होंने जो है वो जिस हिसाब से कृत्रिम चयन है, उनको जो पसंद आया उस अंग को बढ़ाया। पत्ता पसंद आया, पत्ते को बढ़ाया, फूल पसंद आया, फूल को बढ़ाया अपने हिसाब से। हाँ कुछ पूछ रहे थे जी? आवाज कट रही है आपकी फिर से, बहुत ज्यादा कट रही है। आप टाइप कर दो, मैसेज मिल जाएगा। विकास के संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उसका मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है, जिसे हमने प्रारंभ में किया था। वह विचार था जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास के आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीसीज के डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे इसका निर्धारण कर सकते हैं कि स्पीसीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए होंगे। विकास के संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है।
तो बोल रहे हैं कि डीएनए के चेक करने की जगह, डीएनए परिवर्तन चेक करने की जगह आप जो संबंध है उनके, मतलब जो लक्षण है उसका अध्ययन कर लो, उससे भी आपको विकासी संबंध पता चल जाएगा और वो भी सही रहेगा। तो बोल रहे हैं इस विधि का भी उपयोग बहुत व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आणविक जाति वृत्त, मेरे ख्याल से एक क्लास और ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो आणविक जाति वृत्त जो है वो कल हम बात करेंगे, कैसे आणविक जाति वृत्त होता है, और इस चैप्टर को कल कंक्लूजन देंगे अपन क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, है ना। तो चैप्टर मुझे मालूम है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कम लग रहा होगा, क्योंकि मेरा नॉलेज उस लेवल का इसके बारे में नहीं है जिस लेवल का बाकी चैप्टर्स में है। केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा अच्छा ही है, फिजिक्स में भी अच्छा है, बायोलॉजी में थोड़ा सा पीछे रह जाता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज कम हो जाता है इसमें। लेकिन हाँ, मैं उस नॉलेज की कमी को कोशिश करता हूँ दूर करने की प्रैक्टिकल उदाहरणों से। अगर आप उसको देखोगे डायनासोर्स के कैसे जीवाश्म खोजे जा रहे हैं, मछलियों के कैसे वो निकाल रहे हैं, डीएनए की मैपिंग कैसे की जा रही है। डीएनए मैपिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत ये पता लग रहा है कि इंसान की शुरुआत जो है वो सब डीएनए की लाखों स्टडी करी तो वो अफ्रीका से शुरू हो रही थी। तो वो स्टडी जो है वो चीज़ मैंने शेयर करी आपके साथ। ये सब चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट जगा देंगी आपका। और 10th क्लास में साइंस पढ़ाने का मकसद ही यही होता है, आपको टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट जागे। इंटरेस्ट जागेगा तो आप उसको और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ उस कॉमिक को वीडियो के माध्यम से या मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से शेयर करने की, बढ़ाने की, ताकि आपका इंटरेस्ट कम ना हो सब्जेक्ट में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जय भैया। गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।